जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीडियो शो के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आमिर मतीन साहब फिर मेरे साथ ये मौजूद हैं। को लगता है हमारा मिन्नत तरला कुछ ज़्यादा काम कर गया है। इसी तरह रेगुलर हम कोशिश करेंगे कि अपने शो को इसी तरीके से रिवाइव करें। और आप लोगों की जो शिकायतें थी कि पिछले 7-8 महीने से हम इकट्ठे नहीं हैं, दोबारा हमारी जोड़ी जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, लगता है आपकी दुआओं से दोबारा बन गई है। पर आमिर साहब अगेन थैंक यू वेरी मच सर। लोगों ने बड़ा ये पसंद किया है पिछले इसको वीलॉग को, और बड़ी उन्हें शुक्रिया भी अदा किए हैं। कुछ लोगों ने कहा जनाब बड़ी मेहरबानी कि आप आमिर साहब को ले आए हैं, लोग सुनना चाहते हैं आपको। खैर आज जो उस पर बात करना चाह रहे हैं कि कल हमने बात की थी 2 साल इसके थे इस PTI हुकूमत के, जिसमें साफ ज़ाहिर है कि हम नैब को ज़्यादा टच नहीं कर सके, क्योंकि PTI का जो बड़ा एक इनका नारा था, स्लोगन था, वो इंसाफ था, वो करप्शन थी, किसी को नहीं छोड़ेंगे, अपना हो पुराना हो पराया हो। अब हम देख रहे हैं कि नैब के ख़िलाफ़ जो एक यहाँ पे जजमेंट आई है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे से आई है, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के केस के हवाले से बड़ी सख्त जजमेंट लिखी गई। और इससे पहले भी आपको याद होगा वहाँ पे चीफ जस्टिस खोसा साहब जब थे तो उन्होंने भी कुछ रिमार्क्स दिए थे, शायद जजमेंट में भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान में यहाँ पे नैब जो है ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। नैब पे हमेशा इल्ज़ामात लगते रहे, जनाब मुशर्रफ के दौर से हमने देखा, बाद में जो भी हुकूमतें, नैब अल्टीमेटली हुकूमतों का ही टूल बन के, स्पोक्स पर्सन या माउथ पीस बन के रह गया, आर्म ट्विस्टिंग का बन के। हमने इनके दौर में भी देखा, इमरान खान साहब के दौर में शुरू में तो आया कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एज तो इनको दिया जा सकता है कि जितने भी केसेस थे वो इमरान खान साहब ने किसी पे नहीं बनाए नैब में, वो नवाज़ शरीफ ने बनाए थे या नवाज़ शरीफ पे या पीपल्स पार्टी ने बनाए थे, दोनों के केसेस है। लेकिन एक स्टेज पे नैब का हमें लगना शुरू हो गया कि नैब वाकई जो है ना कोई इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चलाया जा रहा है। वो कहते थे आज फलां बंदा पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा जाता था। जो कौमी असम्बली में तकरीर करता था दूसरे दिन नैब बुला लेता था। तो शेख साहब ने कहा जी टार्जन बन जाएगा, बला चीज़ें। नैब का इसका राइज़ एंड फॉल जो है, ये आप इसको कैसे देखते हैं कि ये डिलिब्रेट है कि इन्होंने नैब को बिल्कुल बेकार करके रख दिया, कि लोगों का दिल भी भर गया है कि छोड़ो यार, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, कोई हमें नैब नहीं चाहिए, बस जो माल बना रहा है बनाने दे, नैब को रहने दें। क्लास साहब, ये सिर्फ इस हुकूमत का नहीं था कि ये इस दफ़ा इस एहतसाब के एजेंडे पे आए। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत पहली दफ़ा हुआ, और वो छोटी बात नहीं थी कि आपने एक प्राइम मिनिस्टर को, जो कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हुआ था, जिसका टेन्योर पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टरशिप का है, उसको ना सिर्फ कि आपने फारिग कर दिया, ताहयात नाअहल कर दिया। इतना बड़ा जब वाक़या हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको उसको बैकअप करना पड़ता है। उसके बाद अगर एहतसाब का अमल लगे कि जनाब ये एक बना बनाया ढकोसला है और ये बिल्कुल यूँ पिक एंड चूज़ हो रहा है, तो उसके बाद सारा हमारा जो ढांचा है, इखलाकी ढांचा, सियासी ढांचा, हर किस्म का ढांचा वो बैठ जाता है, बिल्कुल वो बिल्डिंग यूं करके गिर जाती है। फिर सवाल आ जाते हैं, और ख़ास तौर पे आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने ख़ास तौर पे हम बिलीव करते हैं कि इस मुल्क में एहतसाब बड़ा ज़रूरी है। 25-30 साल से एक लूट मार सिलसिला जारी था और हमने उसकी बड़ी सपोर्ट की भी है। तो आप जैसे और हमारे जैसे लोग भी, हम भी सवाल करने पे मजबूर हो जाते हैं। और क्योंकि हमें पता है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके और मेरे नैब के अंदर बड़ी इनग्रेस है, हमें पता है कौन कौन लोग क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ से फैसले होते हैं। मेरी मौजूदगी में ये मैंने रिसेंटली देखा है कि जो हमारे कुछ चंद दोस्त हैं, सोर्सेज हैं, वहाँ पे बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं नैब में, हमारे सामने फ़ोन आता है कि जनाब वो फ़लाने नू फड़ दो, तो फ़लाने नू छड़ दो, तो फ़लाने का लेट कर दो, तो फ़लाने की तफ्तीश खराब कर दो, तो फ़लाने को डिले कर दो। तो ये एक टैक्टिक्स चल रहे हैं जिसकी वजह से ये, हाँ आप कह सकते हैं कि जी नैब तो जी वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, नैब तो देखिए ना इंडिपेंडेंट एक इदारा है। नैब जो है वो सीधा नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट के उन चीज़ों को बचा रही है और बाकी लोगों को फंसा रही है, जिसकी वजह से हो क्या है, इसका ये मतलब नहीं है कि करप्शन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि साद रफ़ीक साहब का फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा फ़ैसला लिखा गया है, और उन्होंने 70 साल में जिस तरीके से एहतसाब को टूल बना के इस्तेमाल किया गया और सियासतदानों को बाहर करने वाला, वो बिल्कुल उसके अंदर सही हिस्ट्री लिखी हुई है, और मौजूदा हाल मुस्तकबिल सबका एक नक्शा बहुत ही खूबसूरत पेश कर दिया जज साहब ने। सलाम है उनके इस तबसरे को। मगर
उन्होंने, इसका ये मतलब नहीं है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब टोटली जो हैं वो क्लियर हो गए। उन्होंने फ़ैसले के अंदर लिखा हुआ है कि जनाब आपका जो इस्तक़ासा था, जो आपकी तफ्तीश थी, उसमें आपने पैरागॉन के साथ, उस कंपनी के साथ ख्वाजा साद रफ़ीक और उसके भाई के ताल्लुक़ को आप नहीं इस्टेब्लिश कर सके। उसके अंदर जो उनको उनकी इंडाइटमेंट थी उसके अंदर कमियां हैं, वो केस कमज़ोर है। तो ये अभी वो खैर फैसला चलेगा, अभी कोर्ट के अंदर से अभी उनको ज़मानत मिली है, अभी वो केस अभी जारी है। मगर उससे फिर ये नज़र आ जाता है कि बाकी केसेस के अंदर भी कि लगता है कि जनाब ये सारे झूठे ही मुकदमे हैं, क्योंकि उनको सही तरीके से तफ्तीश नहीं हो रही, क्योंकि उनकी सही तरीके से प्रोसिक्यूट नहीं हो रही है। उसकी वजह से वो लोगों को भी वो विक्ट्री के निशान बना रहे हैं और उसके बाद से वो लगता है कि वो मेरा इस पे बड़ा थोड़ा डिफरेंट टेक है आपसे। आपने खैर एक एंगल देखा, मैं दूसरा देखता हूँ। मैं भी आपकी तरह अरशद, मैं सारे कई अरसे से मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मैंने वहाँ पे किया, सारे स्कैंडल वहीं आकर लैंड करते थे, क्वेश्चन और हमने देखे, कमेटीज़ के बड़ी बड़ी चीज़ें आती थी वहाँ पे, कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ने, स्टोरीज देखनी, नहीं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमें भी पता चल जाता है। मेरी राय हो रहा है, मेरा ये ख्याल है, मैं नैब के इन अफसरान को ब्लेम नहीं करूंगा जो इन्वेस्टिगेट करते हैं। सर मैंने बड़ी क्लोजली पीछे से फ़ोन वालों को इन्वेस्टिगेट उसी पे आ रहा हूँ कि वो बड़ी मेहनत करते हैं सर, डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, वो बैंक ट्रांजैक्शन निकालते हैं, वो मनी ट्रेल निकालते हैं, वो तमाम चीज़ें सेट करके, मैंने पढ़ी हुई इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे पास अभी भी पढ़ी है, हर एक की मैंने पढ़ी है सर। वो बड़ी मेहनत के साथ चीज़ें लेके आते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, कोर्ट में लेके जाते हैं। लेकिन हमारी जो एक पावरफुल यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनका मकसद इनको सज़ाएं दिलवाना नहीं होता, उनका मकसद इनके ज़रिए या इनको कैबिनेट में शामिल करवाना होता है। आप उस जनरल मुशर्रफ का दौर देख लें, उन्होंने नैब को किस लिए इस्तेमाल किया, जितने उनके पीपल्स पार्टी के या उनके नवाज़ लीग के लोग थे उन पे केसेस बनवाए, केसेस बनाने के बाद उनको मुसलमान करके कैबिनेट में ले और केसेस वगैरह ख़त्म हो गए सारे के सारे चीज़ें सर। सो ये केसेस आके यूजुअली यूज़ किए जाते हैं इन लोगों के लिए, पार्टी जॉइन कर रहे हैं। अब चौधरीयों पे है, ये हो गए हमारे चौधरी भाई साहब जो हैं, इन पे है, ये हो गए शुजात साहब वगैरह कंपनी। हर कोई कहता है जनाब कि इधर उधर से हिल नहीं सकते, हिलेंगे तो नोटिस आ जाएगा। सो नैब जो बेसिकली इस्तेमाल हुआ है कि ये सारे अफसरान चीज़ें लेके जाते हैं, वो आगे से जज साहब सिर्फ एक बात कह देते हैं बगैर विदाउट गोइंग इनटू द, मैं ये भी बताऊँ, नो ऑफेंसेस टू एनीबॉडी, मैं देखी हैं चीज़ें कि यार आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अब क्योंकि मीडिया में बहुत सारे हामी बैठे हुए हैं, इनके सियासतदानों के, उन वजीरों के बेनिफिशरीज भी बैठे हुए हैं, वो एक लाइन पिक करते हैं, आपने इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया, इसका फलां नहीं किया। मैं आपको एक यहाँ पे केस बताऊँ, फवाद नफात का मेरा ख्याल केस था जिसमें बाकायदा मनी ट्रेल दी गई कि उसके किस किस ये रिश्तेदार के उसमें आके ब्रिगेडियर क्यानी साहब जो थे, जनक क्यानी साहब के भाई, इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए, पता किस बात पे ज़मानत हुई उनकी। उन्होंने कहा अब ये ठीक है, इसके फलां इसके करीबी रिश्तेदार के पैसे ब्रिगेडियर क्यानी साहब भेजते, इनके अकाउंट में किधर पैसे हैं, नहीं है ज़मानत। भाई मनी, जब आप वाइट कॉलर क्राइम देखते होते हैं तो उसमें आप अपने बच्चों, अजीज़ों, और ये नैब के लॉ में भी शामिल है बाकायदा। सो यहाँ पे मसला ये है कि अच्छा फिर आपने यहाँ पे ये पार्लियामेंट में अभी आप देख लें क्या हुआ सर, इन्होंने यहाँ पे वोट लेना था, उस पर आके एक्सटेंशन पे 3 साल वाला जो बिल आया, उस बिल की वजह से तमाम लोग अब ये दावा करते हैं उनकी ज़मानतें हो गई हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जब पकड़े गए थे, अकाउंटेबिलिटी हो रही थी, जनरल मुशर्रफ ने NRO कर लिया था उनके साथ, आपको याद होगा, सऊदीज़ के कहने पे चले गए। जब बेनज़ीर भुट्टो साहब पे केसेस थे तो 2007 में NRO बेनज़ीर भुट्टो के साथ हो गया। अब जब फिर इन पे दोबारा सारे के सारे पकड़े हुए थे, फिर आपने पार्लियामेंट में NRO कर लिया क्योंकि आपने एक बिल लेके आना था, मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन करवानी थी। सो ये तमाम नैब वाले कहते हैं यार हम किधर जाएँ, हम ना काम करें, तो फिर कहते हैं, उन्होंने कहा ऊपर पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं इनके, उस इंटरेस्ट को हमारे लिए यूज़ किया जाता है। अदालतों में कह देते हैं इन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उसने कहा हम और क्या करें, मनी ट्रेल साबित करके देते हैं। वाइट कलर क्राइम तो इसी तरीके का होता है। सो मेरा ये ख्याल है कि नैब एक पॉलिटिकल टूल बना दिया, लोगों को इतनी नफरत इसमें से डाल दी है, आप और हमारे जैसे लोग भी हाथ खड़े कर गए, छोड़ो यार ये क्या आपने वहाँ पे आपने ड्रामा बनाया। सो बेसिकली इट वॉज प्री प्लान्ड। इन्होंने प्लान करने के बाद अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को इतना इन्होंने गंदा कर दिया है, हुकूमत ने किया है। अब इनके वजीरों पे केस है, नैब उन पे हाथ नहीं डालेगा, लोगों का वहाँ से ईमान उठ गया है। सो ये मेरा ख्याल है एक प्री प्लान इस मुल्क के साथ नुकसान हुआ है कि आप हमारे जैसे लोग भी कहते हैं आपको इनको लूटने दें, अल्लाह मियाँ पूछे तो पूछे, नैब चेयरमैन कंपनी पूछेगा। आप गवर्नमेंट का बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट है कि जो उनका मकसद था, उनके दुश्मनान जो हैं सबको वो जो कहते हैं ना जहन्नम रसीद कर दिया गया है, ये जहन्नम ही बना दी गई है, तो उनको टांग दिया गया है। तो अब इनकी क्योंकि बारी आनी है तो इनको सूट करता है कि ये सारा प्रोसेस ही जो है ना अंडरमाइन हो जाए और ये बदनाम हो जाए, तो एक इनका पॉलिटिकल अपनी बारी आता है।
मगर जो मैं कह रहा हूँ वो आप बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूँ कि जो पीछे से टल्लियाँ खड़कती हैं, हमें पता है कौन किसके साथ कहाँ पे मिला है जिसकी वजह से छुटा है। अभी सिर्फ ख्वाजा साद रफ़ीक के में केस में आपको और मुझे, जब हम पैरागॉन का सबसे पहले मेरा ख्याल हमने ही इसको रेज़ किया था, हमारे सामने जो उन्होंने खुद इकरार किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ख्वाजा साद रफ़ीक ने टेलीफ़ोन करके ये मुझे बताया कि आप ये मेरे मतलब कह रहे हैं पैरागॉन के साथ ताल्लुक़, तो मेरा सिर्फ ये मैं बता दूं आपको कि ये जो पैरागॉन कंपनी है, इसके जो मालिक हैं उनसे मेरा बचपन की दोस्ती है। वहाँ पे मेरा जो है लैंड डेवलपमेंट का बिज़नेस है, तो वहाँ पे उनकी पैरागॉन के अंदर मेरा वो दफ्तर भी है, और वहाँ मेरा ख्याल मुझे याद पड़ता है 40 के 46 प्लॉट भी हैं। अब याद रहे कि एक प्लॉट जो है ना वहाँ करोड़ों से ज़्यादा का प्लॉट है। तो मैंने कहा खालिद साहब ये तीन चीज़ें जो आप बता रहे हैं यही काफ़ी हैं कि आपका उनके साथ ताल्लुक़ है, और आप कह रहे हैं मेरा ताल्लुक़ नहीं है। मैंने मेरा हाल आपने मैंने ये टीवी पे दोहराई हुई है, जितना हमें खुद ख्वाजा साहब बता चुके हैं, अपना एडमिशन कर चुके हुए हैं ताल्लुक़ का, वो अदालत के नैब के उसमें वो नज़र नहीं आता। तो आपको और मुझे भी अगर दे दें, या मोहल्ले से कोई लड़का पकड़ के अगर उसको पकड़ा देंगे जनाब ये तफ्तीश करें, तो इससे बेहतर ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं बैठ के ये फैसले हुए हैं, और हमें रिपोर्टें आती रहती हैं कि फ़लाने गेट नंबर से फ़लाना मिला तो आज उसकी छुट्टी हो जाएगी, तो अब उसकी बेल हो जाएगी, तो हमें वो भी इतलाएँ मिलती हैं। तो ये उसको मगर ये बना देना कि जनाब हम बड़े पारसा थे, हम बड़े नेक लोग थे, तो ये उसकी वजह से ये सारा बैठ गया है। नैब चेयरमैन पे ये भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पोजीशन लगा रही है जो लोग उनके गिरफ्तार हुए हैं चीज़ें। हालांकि वही वाली बात, मैं हैरान होता हूँ इतने इतने क्लियर केसेस से ये लोग बच निकले हैं। और मैं फिर कहूँगा कि नैब के पास सारी चीज़ें थी, नैब को रोका गया, या जहाँ पे इंसाफ होने थे उन्होंने एक ही वन लाइनर, आप हर केस में उठा के देख लें एक लाइन ज़रूर आएंगे, नैब ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जनाब। इसमें आपने ना इसमें वो नहीं की, मेहनत नहीं की। हालांकि अच्छा नैब वाले कहते हैं, वो एक और बात बताते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ वाइट कलर क्राइम के लिए जहाँ पे स्पेशलिस्ट चाहिए आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वहाँ पे स्पेशलिस्ट जज भी चाहिए जो इन चीज़ों को समझे कि वाइट कलर क्राइम के आप लिंकेजेस आप इस्टेब्लिश करते हैं तो किस तरीके के करते हैं। ये कोई आपका वो तो कत्ल तो नहीं है ना कि 302 है कि 2 मुलजिम लेके आप आते हैं, उनको एक बंदा गवाही देता है जी मैंने इनका असला देखा, गोली मारते देखा और ये बंदा मर गया तो फांसी लगा देते हैं। भाई गवाही ज़रूरी है ना, फिजिकल आपकी प्रेजेंस। यहाँ तो गवाही नहीं होती, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कागज़ होते हैं, चीज़ें होती हैं। यहाँ बड़े बड़े लोगों पे हमने आके देखा कि उन्होंने क्या, वो ये कहते हैं जनाब कि उसने राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे शायद कि जनाब आप अब ये देखें कि इनके पास चेयरमैन नैब की क्योंकि कोई वीडियोज़ हैं वो आई भी थी कुछ उनके हवाले से, तो हुकूमत जो उनको ब्लैकमेल करती रहती है। तो ऐसे बंदे को इन्हें आके कंटिन्यू कराना चाहिए था, उस पर कोई ना नहीं होनी चाहिए थी कि उस पर लाल आते। तो क्लास साहब ये तो जावेद इकबाल साहब पे तो हमारे आपके भी बड़े सवाल थे, मगर इनको लाया कौन है? जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। सिलेक्शन तो नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने की। अगर आप ये कहें कि जी हमें फलानी जगह से फ़ोन आए थे तो फिर भूखते हैं, फिर वहाँ उस वक्त खड़े होना था ना कि इसको ना करनी चाहिए थी। इनको नहीं नज़र आता था कि ये आगे क्या होने जा रहा है। अगर जावेद इकबाल साहब पे इल्ज़ामात हैं तो लेके ये आए हैं, तो कसूरवार ये हैं। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है आप कह लें कि ये ऑटोनमस है, नैब से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर गवर्नमेंट की अपनी जो अकाउंटेबिलिटी जो है, उनके पास जो इदारे हैं, उनके पास FIA है, उनके पास पुलिस है, उनके पास एंटी करप्शन है, वहाँ क्या हो रहा है? या ठीक है एक क्रेडिट ज़रूर है कि इन्होंने जो चीनी की रिपोर्ट दी है ये इनका एक क्रेडिट है, जिससे कि साबित होता है कि अगर ये बाकी सारे सेक्टर्स में भी इस तरह की अगर एक तफ्तीश करवा लें तो किस तरह खौफनाक किस्म का माफिया। यही तरीका है कि आप बजाय इसके कि नैब को या किसी को दें, आपको अगर पता करना है कि कहाँ पे क्या फ्रॉड है, ये GIT बनाए ना, ये बिल्कुल चीनी वाला तरीका अगर सही है। यही अब बैंकिंग में खुरा अपने दोस्तों तक जाता है, फिर सब वही है ना कि कैसे पकड़े, वहाँ भी फिर पर जलने लग पड़ते हैं ना। IPPs की अब रिपोर्ट आई भी है, पब्लिक नहीं हो चलती। फिर हम कह रहे हैं कि जनाब ओवरऑल एनर्जी की कराएं। आपको पता है अगर आपको मैं फॉर एग्जांपल किसी इदारे में लगाऊं तो पहला आप कहेंगे कि यार पिछला मेरे पे ना पड़ जाए, मैं इसका प्री ऑडिट कराता हूँ। लोग ऑडिट करवाते हैं कि जनाब इससे आगे की मुझे जिम्मेदार ठहराइएगा, पिछली चोरी का मैं जिम्मेदार नहीं, उसका तरीका ये ऑडिट करवाना। तो इनको चाहिए कि ये एनर्जी में, बैंकिंग में, सीमेंट में, कारों में
हर जगह पे ये करवा लें जहाँ जहाँ पे ये कार्टेल्स हैं, भाई आप तो ताकि चाहते हैं कि जो इनके डोनर्स हैं इनके ये अपने आप को बचाने का तरीका है। मैं ये कैसे नहीं कह रहा बचाएंगे? कि सारे तो कैबिनेट में बैठे इन हैं पे होंगे। पड़ेगी ना। जिनकी आप बात कर रहे हैं कैबिनेट में क्लास बैठे हैं साहब, इसके mostly। बगैर कोई तरीका नहीं है। एफिशिएंट गवर्नमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों का सद्देबाब करेंगे तो आगे चलेंगे। इस गाड़ी के अंदर है ही कुछ नहीं है। जब तक इसकी इंजन की ओवरऑल नहीं होगी तो ये गाड़ी टुक 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 करके ही चलेगी। वो जो आप आमिर पूछ रहे भाई, थे last कि word- नेक्स्ट 2 ईयर्स में क्या होना है, कुछ नहीं होना 2 ईयर्स लास्ट में वर्ड भी। लोग हमें कहते हैं आप आइडियलिस्ट हैं, पॉलिटिक्स कुछ और होती है, कोई ग्राउंड रियलिटीज और होती हैं। आप लोग जो है ना आइडियलिज्म की बात करें, लेकिन हम क्या करें? यही खान साहब जो हैं 22 साल तक यही आइडियलिज्म बेचते रहे हैं। एक एक चीज़ की खुशी है, वैसे मुझे अपने आप को हम थोड़ा सा मगर मैं कम्प्लीमेंट एक कर दें। दुरुस्ती कर दूं, आप ये और मैं- आइडियलिज्म नहीं है, दिस इज ग्राउंड सिचुएशन, ये How the- प्रैग्मेटिज्म है। हाँ। ये अपना प्रैग्मेटिक होंगे तो ये काम करेंगे। ये एक आइडियलिज्म चीज़ की मुझे खुशी है, अपने आप को हम थोड़ा सा अपने आप को पैट कर लें, थपकी दे दें। खान साहब 22 साल जो कुछ उन्होंने पढ़ाया, कौम को सिखाया, वोट लिए जिनकी बुनियाद पे, वो मुकर गए हैं, बैकआउट कर गए हैं। आप और मैं उसी आइडियलिज्म पे व्हाट कम में वाला हिसाब है, हम खड़े हुए हैं। ये चीज़ें हम लाते भी रहेंगे, एक्सपोज भी करते रहेंगे, तमाम पार्टीज़ पे फेयर कमेंट भी करते रहेंगे, विदाउट बैस एंड विदाउट एंगर एंड ना इसके कुछ के। बहरहाल अमर भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने दोबारा ज्वाइन किया, और मज़ीद इस पे ये आने वाले दिनों में जो भी इश्यूज़ होंगे आपको ज़रा ज़हमत देते रहेंगे। और आप, फिर मैं कह रहा हूँ बार बार, आपकी दफ़ा आप ना है ना, मैंने आपके खिलाफ भी लाग कर देना है, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपके देखने का, थैंक यू।